बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सच न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ आर और मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा। प्रोग्राम में सबसे पहले शामिल कर लेते हैं टॉप स्टोरी। कोरोना केसेस की बढ़ती तादाद, क्या वजह टेस्टिंग में इजाफा या लॉकडाउन में नरमी? क्या हमारा निज़ाम सेहत मुकाबला कर पाएगा? लॉकडाउन में नरमी, अवाम का गैर जिम्मेदाराना रवैया, क्या हुकूमत SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बना पाएगी? लॉकडाउन में मजीद नरमी, पंजाब में शॉपिंग मॉल्स खोलने और पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलाने का फैसला। कोरोना सूरत हाल पर कौमी इजलास, हुकूमत और अपोजिशन आमने सामने। टॉप स्टोरीज अब जान चुके हैं और आलमी इदारे हों, साइंसदान हों, वायरोलॉजिस्ट हों, ना लॉकडाउन इस मसले का हल है जिसका सामना पूरी दुनिया कर रही है कोरोना वायरस का, और ना ही कर्फ्यू से इसका हल निकल सकता है। इससे पहले बारहा इस पर बात हो चुकी है, यहाँ पर भी, दीगर शोज में भी, और पूरी दुनिया इस पर बात कर रही है कि लॉकडाउन से इसका हल नहीं निकल सकता। और अब तो पूरी दुनिया सिर्फ एहसास जिम्मेदारी के साथ ये बात कर रही है कि हमें इसके साथ जीना सीखना होगा। मामूल की बजाय अपने तर्ज जिंदगी को बदलना होगा, तौर तरीके वो अपनाने होंगे कि हम कोरोना के साथ जिंदगी गुजार सकें। लेकिन क्या पाकिस्तान इस सिस्टम का मुतहम्मिल है? क्या पाकिस्तान में इस सिस्टम को अडॉप्ट किया जा सकता है? क्या हमारा हेल्थ सिस्टम इतना स्ट्रांग है कि हम कोरोना वायरस के साथ ही जिंदगी गुजार सकें? क्या हमारे यहाँ अवाम में इतना शऊर है कि हम कोरोना के साथ जिंदगी गुजार सकें? लॉकडाउन में नरमी के बाद क्या सूरत हाल रही? अवाम में एहसास जिम्मेदारी है या नहीं? इसकी क्या वजूहात हैं? इस पर हम प्रोग्राम के अगले हिस्से में जाकर बात करेंगे। लेकिन फिलहाल अगर हम बात करें कोरोना वायरस के हवाले से जो तिबी माहिरीन बात कर रहे हैं उसकी, तो इस हवाले से वैक्सीन इजाद नहीं हो रही, और ये बात की जा रही है कि कुछ ममालिक तो ये खदशा जाहिर कर रहे हैं कि आने वाले चंद महीने, क्या आने वाले साल में भी इसकी वैक्सीन दरियाफ्त नहीं हो सकती। और WHO के सरबराह डॉक्टर माइक रयान ने यह खदशा जाहिर किया है कि कोरोना कभी भी ख़त्म नहीं होगा, ये तवील सफ़र है और एड्स की तरह हमें खुद को कोरोना से बचा कर रखना होगा, इसके साथ ज़िंदगी गुजारने के तरीके अपनाने होंगे। और जिस तरह से वैक्सीन अभी तक तैयार नहीं हो रही है, ये कहा जा रहा है कि जब तक वैक्सीन तैयार नहीं होती तब तक हम इस पर काबू नहीं पा सकते, और ये वायरस ऐसा है जो अपनी शक्लें बदल रहा है। इससे पहले हमने देखा कि WHO की जानिब से डॉक्टर माइक रयान ने जब बात की तो उनकी जानिब से कहा गया कि आइस कैप ग्लेशियर जब पिघल रहे हैं तो वहां पर 33 वायरसेस की फैमिली है जो कि शक्लें बदल बदल कर पाकिस्तान के पानियों में दाखिल होगी, और उसके बाद वो लोगों की जिंदगियां तबाह कर रहा है वो वायरस। तो इस पर हम बात करेंगे कि जो खदशा जाहिर किया जा रहा है इसके बाद जब तक कोई दवा दरियाफ्त नहीं होती तो क्या यही सूरत हाल रहेगी? और आज जो सबसे अहम डेवलपमेंट हुई वो ये कि आज सुबह ही मुआविन ख़ुसूसी बराए सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा की जानिब से नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, और उसमें उन्होंने बताया कि पाकिस्तान में इस दवा की तैयारी के लिए एक दवासाज कंपनी को लाइसेंस जारी कर दिया गया है, क्योंकि अमरीका की कंपनी ने कोरोना वायरस के हवाले से दवा बनाने का दावा किया है। और 7 मार्च को वजीर आजम ने इस अमरीकी दवासाज कंपनी के हुकाम से मीटिंग की थी और बताया गया कि दवा के इस्तेमाल से मर्ज की शिद्दत में 30% कमी आएगी। और इस अमरीकी कंपनी ने पाकिस्तानी कंपनी F बायोसाइंसेस को कोरोना की यह दवा बनाने की इजाजत दे दी है, और दुनिया में 5 कंपनीज को लाइसेंस दिया गया है जो यह दवा बना सकेंगे, और चंद हफ्तों में पाकिस्तान में इस दवा की तैयारी शुरू हो जाएगी। पाकिस्तान से यह दवा 127 ममालिक को बरामद भी की जा सकेगी। तो इस पर हम बात करते हैं। डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब वीडियो लिंक के जरिए मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं कि आया कि अगर हमारा हेल्थ सिस्टम एक तो इतना स्ट्रांग है कि क्या हम इस वबा के साथ जिंदगी गुजार सकते हैं, और कितने अरसे तक इस कोरोना वायरस का हमें सामना हो सकता है। और जिस तरह से आलमी माहिरीन ये बात कर रहे हैं, WHO की तरफ से ये कहा गया है कि हमें इसके साथ ही जिंदगी गुजारनी होगी। WHO की जानिब से पहले जो वार्निंग दी गई थी कि लॉकडाउन के अलावा कोई हल नहीं है, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि आपको इसके साथ ही ऐसे तौर तरीके अपनाने होंगे कि आप इसके साथ ही जिंदगी गुजार सकें। जबकि बरतानिया के जो चीफ साइंटिफिक एडवाइजर हैं सर पैट्रिक वैलेंस, वो भी कह रहे हैं कि कोई भी वैक्सीन बनने की गारंटी नहीं दे सकता। तो डॉक्टर साहब मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे इस पर बात कर लेते हैं। डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आज जो अहम डेवलपमेंट हुई, सुबह सुबह ही मुआविन ख़ुसूसी बराए सेहत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने बताया कि अमरीकी कंपनी ने दवा बनाने का दावा किया है, पाकिस्तान में दवासाज कंपनी को इसके बनाने की इजाजत भी दे दी गई है। तो क्या 30% इससे बचा जा सकेगा, लेकिन इसके बाद हम उम्मीद कर सकते हैं कि क्या कोरोना पर काबू पाया जा सकेगा? क्योंकि इससे पहले भी क्लोरोक्विन के हवाले से भी दावा किया गया था कि वो इस मर्ज के लिए जो है वो कहीं ना कहीं कारआमद साबित हो सकती है। तो क्या ये एक पॉजिटिव साइन है? जी, बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूं कि चूंकि हेल्थ डिपार्टमेंट ने, फेडरल हेल्थ डिपार्टमेंट ने ये रिसर्च लेकर आए हैं और वहां पे अमेरिका के अंदर ये कुछ अच्छा रिजल्ट दे रही है ये दवा, तो मैं समझता हूं कि एक खुशाइन बात ये है उससे ज्यादा कि चार ममालिक को ये लाइसेंस इशू किया गया है इस दवा को बनाने के लिए, मैन्युफैक्चर करने के लिए। तो उसमें से पाकिस्तान भी है जिनको ये इजाजत मिली है कि ये दवा को प्रिपेयर किया जाए। तो ये एक बहुत खुशाइन बात है। और इसके साथ साथ जो बहुत अच्छी बात ये है
कि ना सिर्फ इस दवा को 6-7 हफ्तों में तैयार कर लिया जाएगा और यहाँ हमारे मरीजों में इस्तेमाल किया जाएगा और इसके साथ साथ उनको 127 ममालिक में एक्सपोर्ट भी किया जाएगा, तो ये और अच्छी बात है। इससे ज्यादा अच्छी बात तब होगी जब हम अपने लोगों में इसको इस्तेमाल करेंगे। कोरोना वायरस में जो लोग मुब्तला होंगे उनको जब ये इस्तेमाल किया जाएगा और उसका रिजल्ट हमें बहुत अच्छा मिलेगा, तो मैं समझता हूं कि ये एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होगा हमारे मुल्क में और इस तरह से परेशानी की कोई बात नहीं होगी। और ये मैं बता दूं कि जिस तरह से एक जमाने में इन्फ्लुएंजा वायरस आया था, मैं चूंकि ईएनटी का डॉक्टर हूं, ईयर नोज एंड थ्रोट का, तो मुझे सारे मरीज आते हैं हमारे पास। तो उस वक्त जब लाखों लोग इंतकाल कर गए थे 1918 में, तो यही बात थी कि ये अभी खत्म हो जाएगा, कुछ महीने की बात है कुछ, लेकिन वो वायरस अभी तक खत्म नहीं हुआ। अभी भी आप सुनते हैं कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी मैं कल मुझे फ्लू हो गया था, तो इसका मतलब यही है कि वो इन्फ्लुएंजा वायरस में मुब्तला हो गए थे। तो इन्फ्लुएंजा वायरस भी अभी खत्म नहीं हुआ और हम उम्मीद करते हैं कि ये बहुत जल्द खत्म हो जाए कोरोना वायरस भी, लेकिन लगता नहीं है कि ये कोरोना वायरस लेकिन डॉक्टर साहब, इस अभी दुनिया आपने से जो खत्म हो। इन्फ्लुएंजा की बात की, इन्फ्लुएंजा अपनी शक्लें तब्दील करता है, जो मेरे नॉलेज तक, आप मुझे करेक्ट भी कर सकते हैं इस पर, कि वैक्सीन तैयार की जाती है और हर साल मुख्तलिफ वैक्सीन तैयार होती है। अभी जो आई कैप के हवाले से WHO भी बात कर रहा है कि 33 किस्म के वायरसेस हैं जो अपनी शक्लें बदल रहे हैं और शक्लें बदल कर इंसानों में मुंतकिल हो रहे हैं पानी के जरिए, क्योंकि ग्लेशियर पिघल रहे हैं। पाकिस्तान में अगर बायोलॉजिकली बात की जाए तो कोरोना वायरस की कौन सी शक्ल है, और क्योंकि कोरोना वायरस का भी हम रवैया तब्दील होता देख रहे हैं। देखिए, ये वायरस, तमाम वायरसेस की ये खुसूसियात होती है कि वो अपना बिहेवियर चेंज करते रहते हैं। आपने जो इन्फ्लुएंजा वायरस की बात की है, उसमें हर साल वैक्सीन जो बनता है वो डिफरेंट बनता है। तो ये आपके तवज्जो से तमाम लोगों को भी बता दूं कि जो वायरस है ये सितंबर अक्टूबर में नया नया एक उसका वैक्सीन आता है, वही लगाया करें सितंबर अक्टूबर नवंबर में। जो पुराना रखा हुआ जो वायरस के खिलाफ जो वैक्सीन है उसको नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि वो बेकार होता है। इसीलिए कि ये वायरस हर साल म्यूटेट होता है, ये अपनी शक्ल चेंज करता है। लिहाजा हम समझते हैं कि ये कोरोना वायरस इस वक्त पाकिस्तान में बहुत सारे एक्टिविटी कर रहा है, बहुत सारे बिहेवियर है उसके। कुछ वायरसेस ऐसे हैं जो कि बहुत सॉफ्ट है, बहुत ही नॉन एग्रेसिव है, जो कि मैं हमेशा कहता रहा हूं कि पाकिस्तान में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको कि कोरोना वायरस का अटैक हो चुका है और उनको पता भी नहीं है, वो ठीक भी हो गए। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जिनको हुआ है और छोटा हल्का फुल्का सिम्टम हुआ और सिम्टम के बाद वो उन्होंने रेस्ट किया और अपने जो एहतियाती तदाबीर थे, वो खाना पीना उन्होंने सही किया, अपनी कुव्वत मदाफत बढ़ाया और वो ठीक हो गए। लेकिन एक वायरस ऐसा भी है जिसका जो बहुत एग्रेसिव वायरस है, कि हमने ये देखा अपने जानने वालों के साथ भी हुआ कि वो एक दिन उनको सिम्टम हुआ, बहुत तेज बुखार हुआ, हल्का सी खांसी हुई, नजला जुकाम हल्का सा हुआ और उनको रेस्ट करने के लिए कहा गया और रात को उनको सांस में तकलीफ हुई और रात ही रात या दूसरे दिन सुबह उनको अस्पताल ले गए, वो वेंटिलेटर पे चले गए और 4 दिन बाद वेंटिलेटर पे मर गए वो। तो ये एक एग्रेसिव वायरस है कि उसने 3-4 दिन में, 5 दिन में इंसान की जान ले ली। तो इस तरह का जो बिहेवियर है, इसके लिए वैक्सीन भी अलग अलग करनी पड़ेगी और ये बहुत अर्ली है। दिस इज वेरी अर्ली टू से कि हम वैक्सीन अभी बना सकेंगे। तो ये जो अभी रेमडेसिविर जो मेडिसिन है, इसकी बात हो रही है, ये दवा जो है मुअस्सर साबित हो सकती है, ये किन मरीजों के लिए कारगर साबित होगी? जो बहुत ज्यादा सीवियर कंडीशन में होंगे या जिनमें अभी सिर्फ सिम्टम सामने आएंगे, डायग्नोज होगा, उनको 30% रिलीफ दे सकेगी? किन मरीजों पर इस्तेमाल किया जा सकेगा इसका? देखिए, ये चूंकि ये एंटीवायरल मेडिसिन है, एंटीवायरल मेडिसिन, और ये इंजेक्टेबल है और मैं समझता हूं, मुझे बहुत ज्यादा इसमें अभी बताया गया है, बहुत ज्यादा मुझे मालूमात नहीं है, लेकिन मैं समझता हूं कि ये तमाम मरीजों को जिनको के कोरोना पॉजिटिव टेस्ट आ चुका है उनमें ये इस्तेमाल होगा। ये कि जो बहुत ज्यादा सीरियस हो जाएंगे उनसे पहले उसको रोकने के लिए मैं समझता हूं कि ये दवा इस्तेमाल की जा सकेगी और टैबलेट के फॉर्म में नहीं है, इंजेक्टेबल फॉर्म में है, तो बहुत इफेक्टिव साबित हो सकता है ये। ठीक है। तो अच्छा डॉक्टर साहब, एक ये जो बात की जा रही है कि कोरोना का खात्मा हो नहीं सकता मुकम्मल तौर पर, इसके साथ जीने के तरीके अपनाने होंगे, क्या हमारा सेहत का निज़ाम ऐसा है कि लंबी इनिंग्स खेल सके? और क्या कोरोना के साथ जीने के लिए पाकिस्तान में इतने बेहतर इंतजाम हैं? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आपका और मैं समझता हूं कि कुदरत ने पाकिस्तान के हुक्मरान को हेल्थ का निज़ाम सही करने का एक मौका दे दिया है कि वो अपनी आवाम की बहुत अच्छी तरह से
उनकी खिदमत कर सकते हैं। और हेल्थ ऐसा शोबा है जो कि मैं समझता हूं कि दुनिया में जो कि जिन लोगों ने तरक्की की वो एजुकेशन और हेल्थ को अच्छा रखा और उसमें पैसे खर्च किए, तो मैं समझता हूं उन्होंने तरक्की की। पाकिस्तान में भी अभी वक्त आ गया है कि आप हेल्थ के शोबे को ये एक बहाना मिला है, आप बहुत सारे अच्छे हॉस्पिटल्स बना सकते हैं और उसमें बहुत सारी फैसिलिटीज दे सकते हैं। अगर जब कोरोना आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाए तो जो हमारे दूसरे जो मरीज हैं, जो कोरोना आने से पहले जो नॉन कोरोना के पेशेंट थे, जो कि इस वक्त बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं, बहुत ज्यादा परेशानी का शिकार है, उनके लिए अस्पताल बहुत अच्छा वो बाद में काम आ सकता है। तो इस वक्त हमें मौका है कि हेल्थ का निजाम को बेहतर किया जाए, क्योंकि इस वक्त जो हेल्थ का निजाम है वो बहुत पुअर है। हम इसीलिए कह रहे हैं कि इस बीमारी को शुरू में अगर अच्छा डॉक्टर साहब एक और चीज भी वाजे कीजिएगा कि पहले ये बात की जाती रही कि हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी कम है, रोजाना की बुनियाद पर गालिबन 5-6 हज़ार टेस्ट हो रहे थे, लेकिन अब हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी यहां तक आ गई है कि 24 घंटों में यानी कि एक दिन में 13,000 से ज्यादा टेस्ट हो रहे हैं। क्या हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी बढ़ गई है, इस वजह से ज्यादा केसेस आ रहे हैं, या कोरोना के जो केसेस बढ़ रहे हैं उसकी एक वजह यह है कि लॉकडाउन में नरमी कर दी गई है? देखिए, मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की आबादी को आपके तनासुब से 13,000 या 13,000 से कुछ ज्यादा, मैं 14,000 कर लेता हूं, ये टेस्ट करना बहुत ही नाकाफी है। इसी वजह से हमें मालूम नहीं है कि कहां कहां लोग कोरोना पॉजिटिव के आपके साथ बैठे हुए हैं, आपके साथ घूम रहे हैं या मार्केटों में शॉपिंग कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि अगर आप ये देख लें कि 2,000-2,500 केसेस आ रहे हैं 13,000 टेस्ट करने से, अगर इस टेस्ट को 5,000 अगर डबल कर दिया जाए 13,000 से, आप समझ लें कि 30,000 टेस्ट अगर रोजाना किया जाए, तो आप समझ लें कि ये जो तादाद हम 2,000-2,500 की है, ये यकीनन 5,000-6,000 हो जाएंगे। इसमें दोनों बातें हैं कि चूंकि मैंने पहले कहा है कि ये बहुत तेजी से एक दूसरे में फैलता है, और चूंकि हमने अभी बाजार में देखा कि लॉकडाउन में नरमी कर दी गई है और हर आदमी हर कारोबार कर रहा है, सब घूम रहे हैं, सब विदाउट टेकिंग एनी प्रिकॉशनरी मेजर्स, तो कम से कम मास्क लगा ले। मैं समझता हूं कानून बनना चाहिए हुक्मरान की तरफ से कि हर आदमी जो बाहर निकले वो मास्क लगा के निकले, और डिस्टेंस तकरीबन 5 से 6 फीट का डिस्टेंस या कम से कम 3 फीट डिस्टेंस जरूर रखे, ताकि ये बीमारी बॉटम लाइन इज कि आप तमाम तरह एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद करें तो आप इससे बच सकते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब, जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन, प्रोग्राम में मौजूद थे। और वही बात है जो हम हमेशा से कर रहे हैं जब से कोरोना वायरस का पाकिस्तान में ये पैंडेमिक फैला है कि आप एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद करें। तमाम तरह इकदाम किए इसलिए जा रहे हैं कि हम इससे बच सकें, तो आप एहतियात करें, बाहर निकलते हुए मास्क का इस्तेमाल करें। और डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि हुक्मरान जमात की जानिब से, हुकूमत की तरफ से ये एक ऐसा कानून नाफिजुल अमल होना चाहिए, ऐसा कानून बनाना चाहिए कि अगर आप घर से बाहर निकलते हैं तो आपने मास्क पहनना लाजमी है, उसके बाद नहीं तो आपके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और बहुत सारे ममालिक में इकदाम किए भी जा रहे हैं, इस तरह का कानून लाया भी जा रहा है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। लेकिन अभी तक जो तमाम तरह इकदाम किए गए हैं, खासतौर पर जो SOPs बनाई गई लॉकडाउन में नरमी के लिए, क्या उन SOPs पर अमल दरामद हो रहा है? और हम देख रहे हैं कि नहीं हो रहा, तो नहीं हो रहा तो क्यों नहीं हो रहा? ये जो कंफ्यूजन है ये क्यों है, इसका क्या हल है, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए न्यूज़ आवर। ऑल राइट जी, वेलकम बैक। ब्रेक के बाद वापस आने का शुक्रिया। और दुनिया भर में अगर बात की जाए कोरोना केसेस की, तो दुनिया भर में मुकम्मल तौर पर तादाद 44 लाख से तजावुज़ कर गई है। 3 लाख से ज़ायद अमवात हो चुकी हैं, जबकि 16,75,000 अफराद सेहतियाब हो चुके हैं। कोरोना का सबसे ज़्यादा फैलाव जिन ममालिक में रहा और अभी ज़्यादा फैल रहा है जिन ममालिक में कोरोना, उनको जो है वो आलमी कोरोना हॉटस्पॉट का नाम दिया गया। और उसमें अमरीका पहले नंबर पर है, रूस दूसरे नंबर पर, बरतानिया तीसरे नंबर पर, ब्राज़ील चौथे, और अब भारत भी 5वें नंबर पर आ गया। ये वो तमाम 5 ममालिक हैं जहां पर कोरोना वायरस ज्यादा तेजी से फैल रहा है, और यहां पर डेथ रेशियो भी बढ़ रही है, और साथ ही साथ कोरोना के केसेस भी ज्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं। और इससे पहले जिन 5 ममालिक को आलमी हॉटस्पॉट का नाम दिया गया था, वहां पर अब सूरत हाल बेहतर होती जा रही है, वहां पर सिचुएशन भी थोड़ी ईज की तरफ जा रही है। स्पेन, इटली, फ्रांस और जर्मनी, यहां पर केसेस की तादाद कम हो रही है। तमाम ममालिक जिन्होंने कोरोना पर काबू पाया, और अभी जो ममालिक कोरोना पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं, इंक्लूडेड पाकिस्तान, वहां पर लॉकडाउन वाहिद सूरत हाल थी जिसके जरिए कोरोना पर
काबू पाया जा सकता था और काबू पाया भी जा रहा है। और WHO ने भी यही बात कही कि लॉकडाउन वाहिद हल है जिसके तहत आप कोरोना पर काबू पा सकते हैं। लेकिन बहुत सारे मुल्क ये बात कर रहे हैं और अब पाकिस्तान में वजीर आज़म इमरान खान भी ये बात कर रहे हैं कि हम मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। ना तो मुआशी तौर पर हम अफोर्ड कर सकते हैं और ना वैसे हम अफोर्ड कर सकते हैं जिस तरह से हमारे यहाँ पर बहुत सारे लोग गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन के हम मुतहम्मिल नहीं हो सकते। अब पाकिस्तान में लॉकडाउन में नरमी लाई गई। ये हफ्ता पाकिस्तान में लॉकडाउन में नरमी के साथ गुजरा, लेकिन हमने देखा कि लोगों ने एसओपीज पर अमल दरामद नहीं किया। और अब WHO भी ये बात करता आ रहा है, ब्रेक से पहले हम इस पर बात कर भी रहे थे कि अब WHO ने भी ये बात कर दी है कि आपको कोरोना के साथ ही जिंदगी गुजारने के तरीके ढूंढने होंगे, अपने तौर तरीके, अपना रहन सहन तब्दील करना होगा कि आप कोरोना के साथ जिंदगी गुजार सकें। लेकिन हमने देखा कि पाकिस्तान में ना तो लोग कोरोना के साथ जिंदगी गुजार सकते हैं और ना लॉकडाउन के साथ जिंदगी गुजार सकते हैं। वजूहात बहुत सारी हैं, लेकिन हुकूमत की तरफ से जो एसओपीज दिए गए थे उन पर अमल दरामद मुमकिन नहीं हो सका। इसका जिम्मेदार कौन है? अवाम में एहसास जिम्मेदारी नहीं है, इसकी क्या वजूहात हैं? और खास तौर पर हमें जो कंफ्यूजन नजर आई कि हुकूमत की तरफ से जो बयान आते रहे, लॉकडाउन के हवाले से जो एसओपीज दी जाती रही, उनके हवाले से भी कंफ्यूजन रही। मिक्स सिग्नल्स पहले भी आते रहे और उसके बाद भी यही सिचुएशन रही कि समझ से सब कुछ बालातर था। और एक इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में जब लॉकडाउन में नरमी की गई है तो उसके बाद 18 से 23% लोग ऐसे हैं जो सिर्फ लॉकडाउन में जो एहतियाती तदाबीर हैं उन पर अमल दरामद कर रहे हैं। लॉकडाउन में नरमी नहीं है, लॉकडाउन खत्म हो गया, तासुर ये आ रहा है अवाम को देखकर। तो इस पर हम बात करेंगे कि एक तरफ तो असद उमर साहब ने यह बात की कि हम बंदिशें मजीद सख्त कर सकते हैं अगर इसी तरह से एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद ना किया गया। दूसरी तरफ वजीर आज़म इमरान खान ये बात करते नजर आए कि हम चाह रहे हैं कि लॉकडाउन मजीद नरम कर दिया जाए। आज वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की जानिब से भी ट्रांसपोर्ट खोलने के लिए एसओपीज मंगवा ली गई कि क्या एसओपीज होनी चाहिए ताकि ट्रांसपोर्ट को भी खोल दिया जाए, शॉपिंग मॉल्स को भी खोल दिया जाए। तो अब पाकिस्तान में जो केसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। 37,000 से तजावुज कर गई है केसेस की तादाद। हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी तो बढ़ी है, लेकिन इसी के साथ अगर डेथ रेशियो की बात की जाए तो 24 घंटे में 33 संवात हुई गुज़िश्ता 24 घंटों में और 1430 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। तो पाकिस्तान में लॉकडाउन अगर इसी तरह से नरम किया जाता रहा और आगे अगर इसी तरह से लॉकडाउन मजीद नरम होगा तो इसके बाद सूरत क्या रहेगी? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि अब कोरोना ख़त्म नहीं हो रहा है इतनी जल्दी, कुछ नहीं कहा जा सकता ये कब ख़त्म होगा। तो शायद सूरत यही रहेगी कि या तो लॉकडाउन में सख्ती की जाएगी या लॉकडाउन में मजीद नरमी आएगी। ताहिर मलिक साहब सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, मुझे ज्वाइन कर चुके हैं प्रोग्राम में वीडियो लिंक के जरिए। उन्हीं से इस पर बात कर लेते हैं कि कुछ समझ आ रहा है सूरत क्या है, क्योंकि एक आम आदमी अवाम तो इस चीज़ को नहीं समझ पा रही है और हुकूमत की तरफ से जो बयानात आ रहे हैं उससे भी कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन फैल रही है कि कि लॉकडाउन नरम होगा या सख्त होगा। मलिक साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ताहिर साहब आप किस तरह से, आपको कुछ समझ आ रहा है सिचुएशन का? क्योंकि इससे पहले जब लॉकडाउन सख्त था, जब स्मार्ट लॉकडाउन किया गया, उसके बाद लॉकडाउन में नरमी की बात की जाती रही, तो तब भी हमें यह लगा कि शायद कंफ्यूजन है, कुछ मिक्स सिग्नल आ रहे हैं। और अब जब लॉकडाउन में नरमी की गई है तो उसके बाद अवाम को देखकर तो यह लगता है कि शायद कोरोना ही खत्म हो गया है, लॉकडाउन नरम नहीं हुआ। लेकिन हुकूमत की बुनियादी तौर पर आपको क्या समझ आता है कि पॉलिसी है क्या लॉकडाउन को लेकर? देखिए, इस पे हुकूमत की पॉलिसी पे बात करने से पहले मैं एक दो कमेंट करना चाह रहा हूँ। ये मेरी राय, आप डिसएग्री कर सकते हैं। मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान की जो स्टेट है, जो पाकिस्तान का निज़ाम है, उसमें हुकूमत के पास कोई ऑप्शन है। लॉकडाउन वाली ऑप्शन मुझे ज़्यादा डिफ़िकल्ट लग रही है कि अगर आप लॉकडाउन पे जाते हैं तो आप जब दुनिया में 23 करोड़ की आबादी में 70 लाख पावर्टी लाइन, 70% जब पावर्टी लाइन से नीचे आप लोगों को रखेंगे लॉकडाउन में, तो इसका मतलब है कि आपकी अगली ऑप्शन खाना जंगी है। आप अमन अमान की लड़ाई चाह रहे हैं, आप अमीर गरीब की लड़ाई चाह रहे हैं, आप डिसऑर्डर चाह रहे हैं। तो फिर मुझे लगता है कि वो स्टेट को भी खतरा हो जाएगा, मुल्क को भी खतरा हो जाएगा, सोसाइटी को भी खतरा हो जाएगा, अमीर को भी खतरा हो जाएगा, गरीब को भी खतरा हो जाएगा। तो वो 100% तबाही है। ये मेरी राय है, आप डिसएग्री कर सकते हैं। अब आते हैं आपकी बीमारी की तरफ। बीमारी में जो इंसान की सारी तारीख है वो एक चीज़ बताती है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। और अगर आप, जिस तरह मीडिया ने शो डाला है, मेरा अपने आप से और आपसे भी ये सवाल है कि अगर ये इतना ही सोशल डिस्टेंस कीमती है तो 23 करोड़ ने तो टेक्निकली पाकिस्तान में कभी भी लॉकडाउन नहीं हुआ, तो उससे मतलब है कि फिर 23 करोड़ के 23 करोड़ को हॉस्पिटल होना चाहिए था। मैं लाहौर में रहता हूँ, यहाँ पे मैंने कई आबादी में 5-5 लोगों को, 1 लाख लोगों को इंटरेक्शन करते देखा है। आई एम नॉट ए डॉक्टर, मगर उसमें जो प्रपोर्शन आ रही है कोरोना जो पेशेंट, अगर आपने 37,000 निकाले हैं 23 करोड़ में से, अगर लोग शॉपिंग करके मिलजुल के, तो अब मुझे आप बताएं, मैं अपना कन्फ्यूजन आपकी तरफ लेके आता हूँ। तो हुकूमत के पास पाकिस्तान को लॉकडाउन में करके खाना जंगी की ऑप्शन की तरफ जाना बनता है,
कि ये रिस्क लेना बनता है कि कुछ हज़ार लोग कोरोना का शिकार हो जाएं और उनका इलाज किया जाए, उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, उनको सहूलतें दी जाएँ और उसमें से बेशुमार लोगों को ज़िंदा बचा लिया जाए। तो मेरा ख़्याल है हुकूमत जो कर सकती है, इससे ज़्यादा कर ही नहीं सकती। लेकिन जो एसओपीज दी गई थी उन पर भी तो ताहिर मलिक साहब अमल दरामद नहीं हो रहा। पंजाब की बात का आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हज़ारों लोगों के जरिए हम बहुत सारे लोगों को बचा सकते हैं, लेकिन अब पंजाब में आज जो फैसला सामने आया कि पंजाब में एसओपीज बना लिए गए हैं और शॉपिंग मॉल्स भी खुलेंगे और ट्रांसपोर्ट भी खोल दी जाएगी, तो पंजाब में सबसे ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। बुनियादी सवाल तो यह है कि एसओपीज पर लोग अमल दरामद क्यों नहीं कर रहे? इसमें अवाम भी तो एहसास जिम्मेदारी का मुजाहरा करे ना। नहीं, ये बड़ी फ़िल्मी सी बात होती है हमारे मीडिया में जी, अवाम अपनी सासे ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करें। कौन-सी अवाम की आप बात कर रहे हैं? जिसको 70 साल से आपने एजुकेशन ही नहीं दी, आपने उसकी हेल्थ के लिए काम ही नहीं किया, आपने उसकी नर्सिंग के लिए क्या किया है? 2 तिहाई आबादी पॉवर्टी से नीचे है, 1 तिहाई आबादी ने कभी ज़िंदगी में साफ पानी नहीं पिया, 2 ढाई करोड़ आपका बच्चा स्कूल ही नहीं जाता, सड़कों पे है। कौन-सी अवाम की बात कर रहे हैं? कौन-सी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहे हैं? ये जो थोड़ी-सी मिडल क्लास जर्नलिज्म में लोग मेरे जैसे, आप जैसे बैठे हैं, ऐसी वो फ़िल्मी बातें करते हैं, पीपल रिस्पॉन्सिबिलिटी। भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए रियासतों ने अपने 40-40, 50-50% अपना बजट एजुकेशन पे लगाया है, लोगों की सेहत दी है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, फ्री एजुकेशन दी है। यहाँ क्या है, प्राइवेट हॉस्पिटल है लाहौर में, आपने 5 स्टार में खाना खाना है या 5 स्टार में जाके सर्जरी करा लें। स्कूल जो है वो इंग्लिश मीडियम आपने रखे हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो इंग्लिश बोल रहे हैं, इसका मतलब आप पढ़ लिख गए। आपके पास स्कूलिंग क्या है? तो आपने एज ए माशरा 70 साल से काम ही नहीं किया है ह्यूमन डेवलपमेंट पे। आपने क्वालिटी ह्यूमन तो बनाया ही नहीं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ से आएगी? ये भी मुझे लगता है बड़ा अजीब सा सवाल है। सही, लेकिन इसका ताहिर मलिक साहब फिर जिम्मेदारी किस पर आयद होती है? बेसिकली जो मैं जानना ये चाह रहा हूँ कि फिर ये जो कन्फ्यूजन आ रही है हुकूमत की तरफ से कि एक तरफ कहते हैं कि लॉकडाउन नरम कर दें, इमरान खान साहब कहते हैं नरम कर दें, असद उमर साहब कहते हैं कि मजीद सख्तियां की जा सकती हैं, हुकूमत फिर ये फैसला वापस भी ले सकती है या मजीद नरमी आएगी? मेरा ख्याल है हुकूमत इसी तरह चलेगी, क्योंकि हुकूमत भी कंफ्यूज है, क्योंकि रियासत ही कंफ्यूज है। रियासत को आज तक ये नहीं पता चला कि रियासत ने अपने बका के लिए जिंदा रहना है कि आम बंदे की तरक्की के लिए जिंदा रहना है। रियासत ने 70 साल में आम आदमी की बेहतरी के लिए काम नहीं किया। पाकिस्तान का जो हेल्थ सिस्टम है वो पूरी दुनिया ने कह दिया कि दुनिया में मोस्ट जो पुअर है, सबसे नाकाम तरीन हेल्थ सिस्टम है वो पाकिस्तान का है। एजुकेशन आपको पता है। तो इमरान खान के पास कोई जादू की छड़ी नहीं कि आपको वो हम्म। सिविलाइज कर दे, मेच्योर कर दे, आपको लॉकडाउन समझा दे और सोशल डिस्टेंस समझा दे। उसको पता है कि सर्वाइवल इम्पोर्टेंट है और मैं समझता हूँ वो यही कर सकता है और वो सही कर रहा है। ट्रांसपोर्ट भी खुलनी चाहिए, चीज़ें भी खुलनी चाहिए। हाँ, जिसमें अवेयरनेस है, जिसके पास 4 पैसे हैं, जिसको जान अजीज है, वो घरों में रहे, अपने पैसे खाए। जिसके पास सर्वाइवल नहीं है, जिसने घर में भूखा बनना है, वो जाए, वो कोरोना से लड़ लेगा। अब तो मेडिकली भी ये बात दुनिया में होना शुरू हो गई है कि कोरोना डेफिनेटली एक डेंजरस चीज़ है, मगर अगर आपने इसको अपनी कुव्वत मुदाफ़त से इसका मुकाबला कर सकते हैं और दुनिया कर रही है। आप हम दोनों नहीं बात कर रहे, हम दोनों इसी समाज में रह रहे हैं जहाँ पे कोरोना है। अल्लाह का शुक्र है आप भी मुझसे बात कर रहे हैं, मैं भी हेल्दी हूँ। इस वक्त पाकिस्तान में वो 99% लोग हेल्दी हैं, फर्स्ट क्लास है, क्योंकि उनमें उनमें ताकत है, उनके अंदर इम्यूनिटी है। तो मेरा ख्याल है हमें अपनी इम्यूनिटी की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। आप लॉकडाउन कर ही नहीं सकते, ये ऑप्शन है ही नहीं आपके पास ना। या तो आपकी रियासत हो ना, कोई तेल निकलता हो, सोना निकलता हो, रियासत संभाल ले लोगों को। किसके पास, कौन सी रियासत जो हर वक्त बिलों से पैसे आपसे छीनती है, डाके मारती है? कौन सी रियासत की आप बात कर रहे हैं जो बिजली के बिलों से आपका खून चूसती है, वो आपको लॉकडाउन में खाना खिलाएगी? तो मेरा ख्याल है हमें रैशनल होना चाहिए। लेकिन ताहिर मलिक साहब, हमारा आप खुद भी ये बात कर रहे हैं, हम बारहा शोज़ में ये बैठकर बात कर भी रहे हैं, डॉक्टर्स हमारे पास होते हैं, तो हेल्थ सिस्टम हमारा उतना स्ट्रांग है नहीं कि इससे मुकाबला किया जा सके लंबे टाइम तक। आप जिस तरह से बात करें कि क़ुव्वत मुदाफ़त बहुत सारे लोगों का स्ट्रांग है, हमें उस पर तवज्जो देनी चाहिए, लेकिन जो लोग मुतासर हो रहे हैं उनका इम्यून सिस्टम वीक है, और यकीनी तौर पर अगर उनका इम्यून सिस्टम वीक है तो वो उनका रोज़गार उतना स्ट्रांग नहीं है कि वो ऐसी चीज़ें, ऐसी ग़िज़ा इस्तेमाल कर सके कि इम्यून सिस्टम उनका स्ट्रांग हो। तो क्या हमारा हेल्थ सिस्टम सपोर्ट करेगा? अगर ये तादाद बढ़ जाती है तो फिर क्या होगा? सर, हेल्थ सिस्टम को आप बचाते बचाते पूरी निज़ाम ही ना तबाह कर लें। मेरा आर्गूमेंट तो है ही नहीं ये। मेरा आर्गूमेंट है कि अगर आपने हेल्थ सिस्टम को बचाना है कि लोगों को घरों में रख लें, लोगों को कोरोना ना हो, बड़ी अच्छी बात है। तो फिर 23 करोड़ को खाना कौन खिलाएगा? वो 23 करोड़ का जब वो अग्रेशन बाहर निकलेगा तो ये 47 पार्टीशन वाली कत्लो गारत हो जाएगी। हम्म। तो आप कत्लो गारत चाह रहे हैं कि लोगों को
हेल्थ सिस्टम की बेरहमी पे डालना चाह रहे हैं। आप हेल्थ सिस्टम को थोड़ा सा संभाल सकते हैं, डॉक्टरों की ट्रेनिंग कर सकते हैं, बाद से हेल्प ले सकते हैं। वहाँ यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि आप ट्रीटमेंट में बेहतरी कर सकते हैं। भाई पाकिस्तान की रियासत, पाकिस्तान की हुकूमत 23 करोड़ पाकिस्तानी को घर नहीं रख सकती। आपके पास वसाइल नहीं है, पैसा नहीं है, रोटी नहीं है, आप पागल हो जाएंगे। लेकिन हमारे यहाँ फैसले किन बुनियादों पर किए, किन बुनियादों पर जा रहे हैं? क्योंकि हमें तो वफाकी वज़रा और वो तमाम लोग एक पेज पर नजर भी तो नहीं आ रहे। भाई पेज पूछ क्या करना है? ये रियासत बनी क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए है। आप स्टडी कर लें, 70 साल से कहीं आपको कभी पाकिस्तान की कोई हुकूमत स्टेबल नजर आई है? यहाँ पे हमारा हर डिसीजन, क्योंकि हमारे यहाँ लॉन्ग रन प्लानिंग नाम की चीज हमने मजाक रखा ही नहीं हुआ। हमने रखा है क्राइसिस मैनेजमेंट। क्राइसिस मैनेजमेंट का मतलब होता है कि आप ब्रेकिंग न्यूज देखें मीडिया पे, जो जो बड़ी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है उनको मैनेज करते जाएं। मतलब कि एकदम खबरें आती हैं कि पाकिस्तान में पीने का पानी का मसला हो गया, फिर आफ्टर ऑल वजीर आजम का एक बयान आता है कि हमने 15 करोड़ रुपए दे दिए, पानी साफ हो जाएगा। फिर मीडिया को नजर आता है पुलिस बड़ा मारती है, पुलिस ब्रूटैलिटी शुरू हो गई। फिर मीडिया टॉक शुरू होते हैं, फिर एक वजीर साहब बताते हैं कि हम उस पुलिस अफसरों को नहीं छोड़ेंगे जो झूठ बोलते हैं, जो लोगों को मारते हैं। 70 साल से वजीर बेचारे को किसी को नहीं पता था कि पुलिस मारती है। तो दिस इज ए वे ऑफ गवर्निंग, एंड पाकिस्तानी वे ऑफ गवर्निंग इज क्राइसिस मैनेजमेंट। देयर इज नो लॉन्ग रन पॉलिसी, देयर इज नो शॉर्ट रन पॉलिसी। स्टेट के पास ना कैपेसिटी है, ना उसका वीएन है, ना उसके पास टीम है। तो बस ये चल चला हुआ है। हम 70 साल से ऐसे ही कर रहे हैं। तो फिर आप समझते हैं कि ये जो सिचुएशन इस वक्त चल रही है, जिस तरह के फैसले लिए जा रहे हैं, जिस तरह से अवाम की तरफ से गैर संजीदगी का मुजाहरा, और ये बिल्कुल सही जा रहा है, इससे सूरत हाल कहीं ना कहीं आगे जाकर फिर ठीक हो जाएगी? इससे ज्यादा आप कर ही कुछ नहीं सकते। आप मेरा आपसे सवाल है, आप मुझे बता दें, आप इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं? जो कर सकता था इमरान खान, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता था। और यही होगा। और मुझे लगता है कि अल्लाह हमारे साथ है। यहाँ पे मैं थोड़ा रिलीजियस बात करूंगा। मुझे लगता है कि पाकिस्तान में इतना कोरोना अग्रेसिव नहीं है। और मेरी फीलिंग है कि जिस तरह 3-4 महीने गुजर गए, अल्लाह खैर करे, आने वाला टाइम भी गुजर जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ताहिर मलिक साहब सीनियर एनालिस्ट हैं और तमाम तर सूरत हाल पर बात कर रहे थे। उनके अकॉर्डिंग हुकूमत के पास और कोई ऑप्शंस हैं ही नहीं। वज़ीर आज़म इमरान खान जो बात कर रहे हैं, जो इकदाम ले रहे हैं, वो बिल्कुल दुरुस्त ले रहे हैं। बजाय इसके कि हम खाना जंगी की तरफ चले जाएँ, हमारे यहाँ इतने वसाइल नहीं हैं कि हम लॉकडाउन के मुतहम्मिल हो सकें और लॉकडाउन करने के साथ साथ अवाम अपनी ज़िंदगी गुजार सके, ऐसा नहीं हो सकता। बजाय इसके कि हम खाना जंगी की तरफ चले जाएँ, हम चंद लोग कोरोना से मुतासर हों तो उनका इलाज किया जा सके, बजाय इसके कि हमारी सूरत हाल मज़ीद ख़राब हो जाए। और वो पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तान में उस तरह से एग्रेसिव नहीं है तमाम तर सूरत हाल, और कहीं ना कहीं कंट्रोल हो जाएगी आगे जाकर। और हुकूमत के पास ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं। इसके अलावा अगर हुकूमत कुछ कर सकती तो ज़रूर कर लेती। अब ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। लेकिन हुकूमत जो कर सकती है, क्या वो कर रही है? और ऑपोजिशन के कहने पर जो कौमी असम्बली का इजलास बुलाया गया था, उसका कुछ हासिल वसूल हुआ? और अभी तक भी कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन तो है। उस कन्फ्यूजन को किस तरह से हल किया जा सकता है, इस पर हम बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए न्यूज़ आर। ऑल राइट जी, वेलकम बैक। ब्रेक के बाद वापस आने का शुक्रिया। ये हफ्ता बड़ा अहम रहा। इससे पहले हम बात कर रहे थे कि लॉकडाउन के हवाले से भी ये हफ्ता अहम रहा, क्योंकि लॉकडाउन में नरमी की गई थी। इसके बाद कुछ अहम फैसले भी किए गए। तिबी सतह पर क्या फैसले किए जाने चाहिए थे, क्या सूरत हाल रही, इस पर तो हमने बात की। लेकिन ये हफ्ता इस हवाले से भी अहम रहा कि कौमी असम्बली और सेनेट का इजलास बुलाया गया था। अपोजिशन की दरख्वास्त पर यह इजलास बुलाए गए। कौमी असम्बली के इजलास में हमने देखा कि जिस तरह से अपोजिशन और हुकूमत एक दूसरे पर सिर्फ जवाबी वारी करते रहे, बयानात दागते रहे, कुछ हासिल वसूल नहीं हो सका। और पूरी दुनिया इस वक्त इस वबा से लड़ने में मसरूफ है और तमाम ममालिक में पार्लियामेंट के इजलास बुलाए जाते रहे। वहाँ पर सूरत हाल पर पॉलिसी बनाने के लिए तमाम जमातें इकट्ठी होती रहीं। लेकिन हमने देखा कि हमारे यहाँ हुकूमत और अपोजिशन सिर्फ एक दूसरे पर बयान दागते रहे। पाकिस्तान इस वक्त इस वबा के निर्गे में है, लेकिन हमारे यहाँ हमें सिचुएशन मुख्तलिफ नजर आ रही है। चाहे वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हों, चाहे वो कौमी असम्बली का इजलास हो, चाहे वो सेनेट का इजलास हो, अपोजिशन तनकीद कर रही है कि कोई वाज़ेह स्ट्रैटेजी नहीं है, कोई वाज़ेह पॉलिसी नहीं है। अगर हम अपोजिशन की तनकीद
तनकीद की बात करें तो हालात तो हमें वैसे ही नज़र आ रहे हैं, क्योंकि हमें लग रहा है कि वाकईतन पॉलिसी है नहीं, कन्फ्यूजन का शिकार है कि जिस तरह से बयानात सामने आ रहे हैं। दूसरी तरफ ख्वाजा आसिफ ने भी ये बात की जब वो कौमी असम्बली के इजलास से इज़हार ख्याल कर रहे थे कि जब 100 केसेस थे तो लॉकडाउन जो है वो सख्त था, उसके बाद जैसे जैसे केसेस बढ़ते गए हमारे लॉकडाउन में पहले स्मार्ट लॉकडाउन, उसके बाद नरमी आती गई। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकन अब्बासी ने भी बड़े वाज़ेह तौर में 3-4 सवाल पूछे कि बुनियादी तौर पर पॉलिसी क्या है, स्ट्रैटेजी क्या है, सेहत के हवाले से क्या स्ट्रैटेजी है। और उसके बाद वफाकी वज़रा जो थे उनकी तरफ से भी कोई वो पीछे नहीं रहे। जिस तरह से वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने 18वीं तरमीम की भी बात की और उसके बाद तनकीदी तौर पर जवाब भी आया। वफाकी वज़ीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने इजलास में आने से माजरत कर ली और ये कहा कि सियासी तौर पर ही बहस होनी है तो ये वक्त का ज़िया है, जब कोई पॉलिसी बननी, जब एक सूरत हाल पर डिस्कशन होनी नहीं। तो जब ऐसी सारी सूरत हाल रहेगी तो फिर हम किस तरह से इस तरह की वबा से निमट सकेंगे? ऐसा तो हम पहले भी बात करते आए हैं कि तमाम तर मामला चलते रहेंगे, कोरोना के साथ साथ हमें दीगर मामलात को भी देखना है, हुकूमत को देखना है। लेकिन जब कौमी असम्बली का इजलास बुलाया गया और वो उसका कुछ हासिल वसूल नहीं हुआ तो फिर क्या फ़ायदा इस इजलास का? और क्या जिस तरह से ये सिचुएशन चल रही है, मुआशी तौर पर हम वीक हैं, वबा से निमटने के हवाले से हमारे पास एज सच की उस तरह से स्ट्रॉन्ग इकदाम नहीं है, तो क्या हम जो पॉलिटिकल क्राइसिस है उसके मुतहम्मिल हो सकते हैं? इस पर बात करेंगे। पीजे मीर साहब सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, मुझे वीडियो लिंक के जरिए ज्वाइन कर रहे हैं प्रोग्राम में। मीर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मीर साहब, सोमवार से लेकर आज के दिन तक हमने देखा कि कौमी असम्बली का इजलास हुआ और मुझे तो अगर मैं आपको अपनी ज़ाती राय बताऊं तो इस कौमी असम्बली के इजलास में लग रहा है कि कुछ हासिल वसूल नहीं हुआ। आपकी क्या राय कि कौमी असम्बली के इजलास का कुछ फ़ायदा हुआ? बुनियादी तौर पर जो कोरोना की सूरत हाल पर यह इजलास बुलाया गया था तो कुछ मिला या 0 + 0 = 0 ही रहा? नहीं जी, देखें बहुत कुछ हुआ अल्लाह के फजल से। अगर आप देखें तो ये बिल्कुल एक एब्सोल्युटली फ्यूटाइल और यूजलेस एक सेशन था, क्योंकि इनको नहीं पता कि ये इतनी संजीदगी से ये लोग बातें करते हैं और बाहर आपकी जो रियलिटी है वो एक दूसरी है इन कंपैरिजन टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। गवर्नमेंट ने एक का जो बनाई है इस वक्त पॉलिसी, ये पॉलिसीज परमानेंट नहीं होती हैं। जबकि आपका एक ऑनगोइंग एक पेंडेमिक या एपिडेमिक होती है तो आपकी पॉलिसीज चेंज होती हैं ऑन द बिहेवियरल इंस्टिंक्ट्स ऑफ द पीपल। जिस तरह लोग बिहेव करते हैं फिर आप अपनी पॉलिसीज को मॉडिफाई करते हैं, चेंज करते हैं, रेक्टिफाई करते हैं। ये हार्ड एंड फास्ट पॉलिसीज नहीं होती हैं। बेस्ट पॉलिसी जो इस वक्त होती है कहीं भी आप ले लो, किसी मुल्क में ले लो, वो है प्रिवेंशन। और प्रिवेंशन के साथ आपको जो मेडिकल और ऑफिशियल जो आपको एडवाइस मिलती है आप उस पर चलते हैं। अब इंस्टेड ऑफ आस्किंग कि आपकी पॉलिसी क्या है, भाई ऑपोजिशन को चाहिए वो आप मिल के बैठ के आप बताओ कि भाई दिस इज व्हाट वी थिंक और ये जो आप सोच रहे हैं आप ये सोच रहे हैं। अब इंस्टेड ऑफ नेशनल असेंबली में जाके एक, मैं इसको ट्रिविया समझता हूँ, ट्रिवियल डिबेट, एब्सोल्युटली यूजलेस। अगर आपने वहां असेंबली में जाके बात करनी है ना, इकोनॉमी की बात करो, आप बात करो कि अपने ट्रेड को कैसे रिवाइव करना है, आप इन चीजों की बात करो। ओ तुम फंस गए हो, आर यू ऑल डॉक्टर्स, आर यू ऑल नर्सेस, आर यू ऑल मेडिकल एक्सपर्ट्स? नो यू नॉट। सो बेसिकली आपने देखा है कि किसी नेशनल असेंबली या किसी सेनेट या कांग्रेस के अंदर ये डिबेट हो रही है। ओ यार खुदा के लिए अपनी सीरियसनेस को देखो, आप हर चीज को पॉलिटिकल एक एंगल लेके चले जाते हो। मैं समझता हूं यहां अगर आपने किसी चीज को आगे लेके जाना है, प्लीज सिट डाउन विद द सिटिंग गवर्नमेंट एंड थ्रैश इट आउट। ये ना ऑपोजिशन का मसला है ना गवर्नमेंट का मसला है, ये अवाम का मसला है। अवाम कुछ इस साइड पे कुछ इस साइड पे, तो हमने इनको यूनिफाई करना है। यूनिफाई एक ही तरीके से करेंगे कि दोनों साइड्स मिलके बैठें और डिस्कस वो चीजें करें जो कि एक, मैं कहूंगा कि एक जो पॉलिसी रेक्टिफिकेशन है या मॉडिफिकेशन है उस लाइन पे चले। बट आई एम सॉरी, उस तरह नहीं हो रहा। गवर्नमेंट ने किया, अगर ये लॉकडाउन ना खोलती ये सब भूखे मर गए थे। बिल्कुल ना इनके पास आप कह लो कि कोई सोर्स ऑफ अर्निंग है, ना आपकी इकोनॉमी चल रही है, ना दुकानें खुली हैं, ना आपका सामान आगे पीछे हो रहा है। सो यू बेसिकली एट अ स्टैंड स्टिल, सो यू डाइंग अ स्लो डेथ। पेंडेमिक के अंदर यू डाइंग अ फास्ट डेथ। लेकिन मीर साहब, ऑपोजिशन का तो काम रहा है तनकीद करना, और ये मैं आपसे सवाल करने वाला था लेकिन उसका पहले ही आपने जवाब दे दिया कि ये ऑपोजिशन वाकईतन कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कर रही है या ये सिर्फ रिवायती तौर पर तनकीद है। लेकिन आगे बढ़ूं तो हुकूमत की तरफ से हुकूमत पर ज़्यादा जिम्मेदारी आयद होती है इस सारी सिचुएशन में। लेकिन हुकूमत की तरफ से जिस तरह के बयानात आ रहे हैं, क्या वो बयानात आप समझते हैं कि आने चाहिए? हमें तो हुकूमत खुद कन्फ्यूज नजर आती है सारी सिचुएशन में। देखिए, नंबर 1, हुकूमत की तरफ से अगर कोई बयान आना है जो कि आ रहा है वो है प्राइम मिनिस्टर का। प्राइम मिनिस्टर आपको जिस तरह बाकी ममालिक के प्राइम मिनिस्टर वज़ीर आज़म वो कर रहे हैं, आप और प्रेसिडेंट्स कर रहे हैं, वो आप करते हैं। हाँ, उसके बाद किसी फॉरेन मिनिस्टर, किसी और मिनिस्टर,
का कोई रोल नहीं है कि वो जाके आपको बताए। फिर आपकी वो सिर्फ आपको बताएगा कौन? मेडिकल एक्सपर्ट्स डॉक्टर्स और वो लोग जो कि क्वालिफाइड है इस सब्जेक्ट पे बात करने के। उसके अलावा आप और मैं मीडिया के अंदर हम इसको आप कह लो का हाईलाइट करते हैं थ्रू द मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन। हमने लोगों को बताना कि भाई तुम इस तरह ये ना करो वो ना करो। लेकिन अगर मीर साहब, जो दीगर ममालिक को अगर देखा जाए तो वहां पर जो मेडिकली लोग हैं, जो तिबी माहिरीन हैं, उनके अकॉर्डिंग जैसे जैसे केसेस कम हुए वैसे वैसे उस हिसाब से उन्होंने तमाम तर मैयर्स लिए। लॉकडाउन की ही अगर बात कर ली जाए तो उन ममालिक में केसेस कम हुए तो लॉकडाउन नरम कर दिया गया। हमारे यहाँ डॉक्टर्स ये बारहा कहते रहे कि लॉकडाउन में उस तरह से नरमी ना की जाए जिस तरह से हुकूमत सोच रही है। एटलीस्ट जब आप कोई मुशावरत करते हैं तो डॉक्टर्स के साथ जरूर मुशावरत कर लें। लेकिन हमारे यहाँ किन बुनियादों पर यह तमाम तर फैसले किए जा रहे हैं? जमीनी हकाइक तो हमें मुख्तलिफ नजर आते हैं। फिर बड़ा अच्छा सवाल है। हम कर रहे हैं सर्वाइवल पे। आपकी सर्वाइवल ही इस पे डिपेंड करती है। देखें, आपकी, मैं बार बार कहता हूं, आपकी अनचार्टर्ड इकोनॉमी है। आप टैक्स देना नहीं चाहते इस मुल्क के अंदर, बाकी मुल्क में भी नहीं देते लेकिन वो पकड़ लेते हैं। आपका पकड़ने का भी तरीका भी गलत है। आप टैक्स देना नहीं चाहते। हुकूमत, फॉर एग्जाम्पल, आज इमरान खान है या कल कोई नवाज शरीफ होते या जरदारी होते कोई, इन्होंने अपनी जेबों से पैसे नहीं देने। ये आपके इलेक्टेड नुमाइंदे होते हैं और इन्होंने पैसे लेने आपके टैक्सेस से। हमने वो उस पर तो हम डिबेट ही नहीं कर रहे। हम बात कर रहे हैं और जी ऑपोजिशन क्या कह रही है, गवर्नमेंट क्या कह रही है। गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो आपने सवाल किया है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टू डू व्हाट इज द बेस्ट फॉर द कंट्री। उसके बाद आप बैठते हो और एक आपकी जो पार्लियामेंट्री कमेटीज या स्टैंडिंग कमेटीज होती हैं, उसके अंदर जाके आप थ्रैश आउट करते हो। और थ्रैश आउट के बाद जब आपने एक कंसेंसस लेना है, वो कंसेंसस पर आप एक नेशनल हाउस में करते हो, आप सेनेट में करते हो, नेशनल असेंबली में, प्रोविंशियल में, आप उधर जाके कंसेंसस के बाद एक डिबेट करते हो, बिकॉज देयर इज अ फिक्स्ड एजेंडा। और यहाँ तो फ्री फॉर ऑल होता है। जो उठ के आता है वो कहता है हाँ जी ये गलत है, वो उधर से आता है ये ठीक है। तो इसको हमने ओवरकम करना है। नाउ द थिंग इज, इसके सबसे बड़ा कल्प्रिट कौन है? ना गवर्नमेंट है ना ऑपोजिशन है, कल्प्रिट है अवाम। इसको बताया जाता है पूरी दुनिया के अंदर कि तुमने ये नहीं करना, वो फिर उस तरह फिर रहे, वो इस तरह गाड़ियां चला रहे हैं, वो इस तरह लोगों में अब बाहर फिर रहे हैं कि पता नहीं वो जेल से छुट्टी है या पैरोल के ऊपर है। और भाई, और मैंने आज ही देखा यार, आज जाके देखा वो मास्क उतर गए हैं। और भाई तुम 2 दिन पहले मास्क 5-6 दिन पहले पहन रहे थे, अब तुम्हारे मास्क उतर गया, क्या कोरोना खत्म हो गया? तो बात यह है कि गवर्नमेंट पे नहीं ये कह रही, ना ही ऑपोजिशन कह रही है। अवाम का फर्ज बनता है कि आपने एक नेशनलिज्म और एक नेशनल कॉज की तरफ बढ़ना है। अनफॉर्चुनेटली हमारी अवाम नहीं बढ़ रही, और यही रिस्पॉन्सिबल होंगे जब लोग ज्यादा मरेंगे, ये अवाम लेकिन मीर साहब, कहां पर यह तासुर चला गया कि अवाम को यह लगने लगा कि लॉकडाउन में नरमी की वजह यह नहीं है कि हमने कोरोना पर काबू पा लिया है, लॉकडाउन में नरमी की वजह सिर्फ यह है कि आप सरवाइव कर सकें। कहां पर गलती हुई कि यह तासुर अवाम तक गया कि अवाम इतनी गैर संजीदगी का मुजाहरा करिए? अवाम की गलतियां हैं, यकीनी तौर पर हमारे अंदर एहसास जिम्मेदारी नहीं है और अवाम इसके नताइज भुगतेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो लैक हुआ है कि अवाम को यह तासुर चला गया कि शायद लॉकडाउन में नरमी की सिर्फ वजूहात ये हैं कि हमने कोरोना पर काबू पा लिया है। नहीं जी, ऐसी ये गलत बात है। कोरोना, लेट मी टेल यू, कोरोना आपके साथ अब है और अब सारी उम्र रहेगा। जिस तरह आपके साथ कॉलरा, मलेरिया, स्वाइन फ्लू, डॉग फ्लू, हर किस्म के आपके जो एपिडेमिक्स है, ये चल रहे हैं। आपके पास टीबी भी मौजूद है, आपके पास एड्स भी मौजूद है। आप इन सब के साथ जिंदा हैं और आप चल रहे हैं, सिर्फ आप इसको कोप कर रहे हैं, आप प्रिवेंट कर रहे हैं अपने आप को वहां। अब यहाँ इसके साथ भी आप देखोगे ग्रेजुअली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप इसके साथ भी लर्न करोगे जिंदा रहने का। और यही तरीका है। आपके पास बड़ी बड़ी, इससे ज्यादा आपके पास चीजें आ जाए। आपके पास 1666 के अंदर प्लेग नहीं आई थी, इधर बर्तानिया के अंदर प्लेग आ गई लेकिन लोग जिंदा है। आपके पास लिप्रेसी आई है, आपके पास इन्फ्लुएंजा है 1918 में, लोग फिर भी जिंदा है। द क्वेश्चन इज, ये आपके साथ चलता रहेगा लेकिन आपने प्रिकॉशंस लेनी है। प्रिकॉशंस आपको कौन देगा? एक पॉलिटिशियन नहीं देगा। प्रिकॉशंस आप और मैं मीडिया के थ्रू देंगे, और उनसे पहले हमारे इन इंस्टीट्यूशंस के अंदर आपके पास क्वालिफाइड लोग आएंगे। अब आपका हर बंदा डॉक्टर बना हुआ है, हर बंदा हकीम बना हुआ है, हर बंदा एक्सपर्ट बना हुआ है इसके ऊपर। तो मैं समझता हूं आप इन क्वैक्स को साइड पे रखो, एक्सपर्ट्स के पास जाओ, उनकी जो हदायतें आती हैं आप इन पे अमल करो। और एट द एंड ऑफ द डे देखें,
मैं आपको आज बड़ा क्लियर एक चीज बता रहा हूं, ये जो बाहर के मुल्क है, जो सुपर पावर कहता था ना अमेरिका, वो भी इसके घुटने पड़ गया। क्यों पड़ गया? क्योंकि ये बीमारी कोई रिलीजन नहीं देखती है, किसी इंसान को या रंग को नहीं देखती है, लेकिन वो फिर सरवाइव कर रहा है क्योंकि उस मुल्क के अंदर टैक्स लोग देते हैं, ब्रिटेन के अंदर देते हैं। ये आपका क्या ख्याल है? एक प्रॉपर सिस्टम है, सिस्टमैटिक चीजें चल रही हैं, सिस्टम के तहत तो चीजें बेहतर है। अच्छा मीर साहब, मेरे पास वक्त कम है तो मैं आपसे सिर्फ आखिरी सवाल जानना चाहूंगा। अभी आपने पहले सवाल के जवाब में ये बात बोली थी कि जो स्टेट होती है, जो हुकूमत होती है, वो सिचुएशन को देखते हुए अपनी पॉलिसीज को मॉडिफाई करती है। आज जो फैसला किया गया वजीर आला पंजाब की तरफ से कि ट्रांसपोर्ट खोलने के हवाले से, शॉपिंग मॉल्स खोलने के हवाले से, लेकिन जिस तरह से हम अवामी रवैया देख रहे हैं, तो क्या हमारी पॉलिसीज मॉडिफाई हो रही हैं? तो फिर ये अवाम को सोचना चाहिए ना। पॉलिसी आप बनाते हो पीपल फ्रेंडली, तो जब आपका फ्रेंड ही नहीं है तो फिर आप हुकूमत को कैसे गालियां दोगे, कैसे उसके खिलाफ जाओगे? और हुकूमत तो तुम्हारे बेहतरी की बात कर रही है, बड़ी अच्छी बात है, तुम खोलो, बड़ी अच्छी बात है, हर चीज खोलो, लेकिन फिर ओनस आता है द एंड यूजर। एंड यूजर कौन है? आप और मैं। तो अगर आप और मैं एक फैसिलिटी को एक अब्यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल एक जेल से आप आदमी निकलता है, वो पैरोल पे निकलता है, पैरोल पे जब निकलता है उसको कहा जाता है अगर तुमने दोबारा इस तरह की हरकत की तो तुम वापस जेल में जाओगे। तो अब हमें एक पैरोल मिला है, तो इस पैरोल का फायदा उठाओ। आप वो चीज ना करो जो कि हुकूमत आपको मना करती है। आपके दुकानदारों को चाहिए कि आप अपनी प्रिकॉशंस लें। आप जो मास्क नहीं पहन रहे, मास्क तो आपने पहने हैं, मास्क पहने, क्योंकि ये आप कह लो ना ड्रॉपलेट्स के थ्रू और वेपर्स के थ्रू डिजीज आ रही है, ये इंजेक्शन के थ्रू नहीं आ रही है। और आपको कहा है हाथ धो लो, भाई करो, सैनिटाइज करो। सो ये ओनस जो है, मैं ये कहूंगा ये आवाम पे है, उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए खुद। लेकिन हम क्या करते हैं, आपने देखा है यार, गाड़ियों में जा रहे हो, वो अपनी छोटी छोटी बच्चियों को वो जो सनरूफ है उसके ऊपर रखा हुआ है, बड़ा तुम प्यार दे रहे हो, और यार यू आर मर्डरस। इसमें सबसे ज्यादा जिम्मेदारी है जो अवाम पर आयद होती है। अगर आप प्रिवेंशंस और तमाम तर प्रिकॉशंस पर अमल दरामद करेंगे तो आप बच सकते हैं। बहुत शुक्रिया, पीजे मीर साहब हमारे साथ मौजूद थे और कौमी असम्बली के इजलास में अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान जो बयानबाजी का सिलसिला चलता रहा उस पर बात कर रहे थे कि हुकूमत पर जिम्मेदारी आयद होती है, अपोजिशन को चाहिए कि वह हुकूमत के साथ मिलकर बैठे, कंसेंसस डेवलप करे, इत्तफाक राय हो तो पॉलिसीज बन जाती हैं। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा जिम्मेदारी अवाम पर आयद होती है, क्योंकि हुकूमत ये जो फैसले ले रही है वो अवाम के लिए ले रही है कि अगर आप घरों पर रहेंगे, अगर लॉकडाउन सख्त कर दिया जाएगा तो आप, हुकूमत भी आपको उस तरह से राशन फराहम नहीं कर सकेगी, एड नहीं दे सकेगी, और आप खुद भी बाहर निकल कर कमाएंगे नहीं, तो आप अपना घर किस तरह से चलाएंगे? तो आपकी खातिर ये तमाम तर फैसले किए जा रहे हैं, तो आप पर भी जिम्मेदारी आयद होती है, हम पर भी ये जिम्मेदारी आयद होती है कि हम आप तक तमाम तर चीजें पहुंचाएं और आप तमाम तर चीजों को समझें और तमाम तर जो भी एहतियाती तदाबीर है उन पर अमल दरामद करें। आज के प्रोग्राम से इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के पान।